guys, welcome to all to this channel जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। और इन वीडियोस के माध्यम से हम 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को 11th क्लास के तक, ठीक है। हम सिर्फ 11th क्लास का सिलेबस इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर या कह सकते हो आप यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जो है सेल। इस चैप्टर को लेने का एक ही मकसद है, क्योंकि ये काफी बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होते हैं सेल के बारे में, उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आगे देखोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस चैप्टर से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। लेकिन अभी चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम क्या स्टडी करेंगे, जैसे आप अभी बोर्ड पे देख रहे हो कि एक टर्म लिखी हुई है बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। देखो कई बार क्या होता है कि आपको वाइवा में पूछा जाता है, या एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो वो है आखिर है क्या, आपको पता क्या है कि उस सब्जेक्ट में आप किस चीज की स्टडी कर रहे हो। इसलिए हमें बायोलॉजी का पता होना चाहिए कि बायोलॉजी बेसिकली है क्या। तो बायोलॉजी क्या है? इट्स अ साइंस, और इट्स अ साइंस। आपको विजिबल तो होगा, अगर कुछ विजिबल नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ओके। सो इट्स अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। बायोलॉजी बेसिकली है क्या? एक साइंस है जिसमें आप लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हो। तो बायोलॉजी दो वर्ड से कंबाइन होके बनी है। अब ये वर्ड्स कौन कौन से? एक वर्ड आ जाता है बायोस, एक ग्रीक वर्ड है, और सेकंड वर्ड इज लॉगोस। इन वर्ड्स के मिलाप से या इन वर्ड्स को जोड़ के ही हमारा टर्म बायोलॉजी बना है। सो व्हाट इज बायोलॉजी? व्हाट इज बायोस? बायोस मीन्स life, okay, and the logos means to study. So इधर से हमारी डेफिनेशन क्या निकलती कि बायोलॉजी बेसिकली है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बायोलॉजी जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड की गई है। फर्स्ट इज zoology, okay guys, and the second is botany. अब zoology क्या है? zoology में आप it's a branch of science which deals with the study of animals, which deals with the study of एनिमल्स। इसमें आप क्या स्टडी करते हो? इसमें आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हो। एनिमल्स के बारे में क्या स्टडी करते हो कि वो ग्रो कैसे करते हैं, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, उनको आप बेसिकली कैसे पहचान सकते हो, उनके फिजियोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, ये सब कुछ आप ज़ूलॉजी में स्टडी करते हो। नो बॉटनी, कि बॉटनी में आप क्या पढ़ते हो? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस or we can say that it's a branch of biology which deals with the study of plants, जिसमें आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हो कि आप प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, कि उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। सो ये सब कुछ आप बॉटनी में स्टडी करते हो। अब बच्चों एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि हु इज द फादर ऑफ ज़ूलॉजी? हु इज द फादर ऑफ ज़ूलॉजी? ये काफी बार पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ ज़ूलॉजी। सो द आंसर इज एरिस्टोटल। हु?
Aristotle is known as the father of zoology. And who is known as the father of botany? Father of botany किसे क्या होते हैं? Father of botany is Theophrastus. Theophrastus को father of botany कहा जाता है. ओके गाइस, तो ये सब जानने का मतलब क्या था कि आपको एक बेस बन गया कि आप इस बायोलॉजी में स्टडी क्या करने वाले हो. कि बायोलॉजी में आप लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने वाले हो, ज़ूलॉजी में आप स्पेसिफिकली एनिमल्स को स्टडी करोगे और बॉटनी में आप स्पेसिफिकली प्लांट्स को स्टडी करोगे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपका सिलेबस जो है, आपका यूनिट जो है उसको स्टडी करेंगे कि आप यूनिट में क्या पढ़ोगे. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हम सेल से स्टार्ट करेंगे, तो अभी हम सेल के बारे में पढ़ेंगे. देखो, सेल जो है वो काफी वास्ट टॉपिक है. इसमें आप उसके ऑर्गेनेलीज को स्टडी करोगे, उसकी स्पेशल जो मेम्ब्रेन है उसको अलग से स्टडी करोगे, सब कुछ अलग अलग से स्टडी, उसका साइज, उसका स्ट्रक्चर, देन टाइप, सब कुछ हमें पढ़ना है. लेकिन हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अभी हम सेल स्टार्ट करेंगे कि सेल बेसिकली है क्या. देखो बच्चों, सेल क्या है? सेल एक बहुत छोटा, आप कह सकते हो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसको आप विद योर नेक्ड आइज यू कैन नॉट सी द सेल विद योर नेक्ड आइज. ओके, आप सेल को अपने आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते. इसको देखने के लिए आपको एक मैग्नीफाइड ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. ओके, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ओके, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, वो सबके सब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life, or we can say that this cell is known as structural or functional unit of living organisms. Okay guys, ठीक है, ये जो सेल है ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल के साथ ही क्या है? लाइफ एसोसिएटेड है. सेल है तो लाइफ है, लाइफ है तो सेल से ही है. ठीक, अब मैं बताती हूँ कि सेल लाइफ से कैसे एसोसिएटेड है. देखो, सेल जो है वो क्या है, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स का बना होता है. किसका बना होता है? इसकी जब हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो वो क्या है, उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स है. अब मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होंगे? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और बहुत सारे. ठीक है, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं. ठीक है, अब सेल क्या करते हैं कि एक सेल से बॉडी, कुछ एक सेल से भी बॉडी बनी होती है. उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल देते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. लेकिन जब बहुत सारे सेल कंबाइन करके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो एक अलग से लिख लीजिएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ से आपको एक टाइप मिल गई कि सेल कितने टाइप की. सेल जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी बनाते हैं और साथ में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जांपल आ गई अमीबा, और मल्टीसेलुलर में एग्जांपल ले सकते हो जैसे मैन. ठीक है, क्या है, हमने अभी पढ़ा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं. और सेल्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे? टिश्यूज. Tissues then combine to form organs. Then they combine to form organ system. So then
सिस्टम फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिख लेती हूँ, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। देखो क्या होता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन करके एक सेल बनाते हैं, और काफी सारे सेल्स जो कंबाइन करते हैं, तो ये कंबाइन करके वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज कंबाइन करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन्स बनाते हैं सॉरी, और देन ऑर्गन्स कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम, और जो सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि एक सेल है, कोई भी एक सेल ले लो, उसमें टिश्यूज कंबाइन करते हैं, टिश्यूज कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाएंगे। अब ऑर्गन्स आप खुद की एग्जांपल ले लो, जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स, आपका हार्ट आ गया, आपका किडनी आ गया, आपका लंग्स आ गए, काफी सारे ऑर्गन्स बनते हैं। देन ऑर्गन्स जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हार्ट के सिस्टम को आप क्या बोलते हो, एक पूरा एक सिस्टम बनाएगा, उसको आप बोलते हो सर्कुलेटरी सिस्टम। या फिर आप एक एग्जाम्पल वो ले लीजिए कि जैसे लंग्स का सिस्टम, उसका लंग्स का सिस्टम अलग से क्या बनाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो काफी एग्जाम्पल इसमें है। और वो सारे सिस्टम जब हमारे अंदर के सिस्टम्स को इकट्ठा किया जाता है, तभी हम एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, एक ऑर्गेनिज्म जाने के हम बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सबको आई थिंक समझ आ गया होगा। ओके गाइस, तो अब इस फ्रॉम दिस पॉइंट कि एक बेसिकली एक सेल से ही एक ऑर्गेन सिस्टम या एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल सेल एज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और living organism. So this is the point which explains that why cell is called the structural and functional unit of life. तो अभी आपको पता चल गया होगा कि सेल को स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, हु डिस्कवर्ड द सेल। किसी ना किसी ने तो इसकी स्टडी की होगी, किसी ना किसी ने तो इसको डिस्कवर किया होगा ना। तो हु डिस्कवर्ड द सेल, अब हम स्टडी करेंगे हु डिस्कवर्ड इट। सो डिस्कवरी ऑफ द सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल की डिस्कवरी है वो 1665 में हुई थी। किसने की थी डिस्कवर? 1665 में रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड इट? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड इट। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि उन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क ली। अब स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या होती है कि उन्होंने एक ट्री की ब्रांच का एक पीस लिया। जब आप ट्री की ब्रांच का एक पीस लेते हैं उसको स्लाइस ऑफ कॉर्क कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क ली। कौन से प्लांट की ली? उन्होंने ली क्वर्कस प्लांट की। विच प्लांट? क्वर्कस प्लांट। ये नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कॉमनली कहते हैं ओक ट्री। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, स्लाइस ऑफ कॉर्क ली। कौन से प्लांट की? क्वर्कस या ओक ट्री की उन्होंने क्या लिया, स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। तो उन्होंने इस क्वर्कस प्लांट की जब उन्होंने स्टडी की अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप, उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने क्या देखा कि ये जो सेल्स की स्टडी की उन्होंने, और सारे के सारे सेल्स जो थे वो डेड सेल थे। अब एक और पॉइंट मुझे याद आ गया कि इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर इसको स्टडी किया था। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन किसने की? किसको डिस्कवर्ड या हु इन्वेंटेड सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना, हमें साथ साथ में थोड़ा नॉलेज भी इंक्रीज करना है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? सो हु इन्वेंटेड सिंपल माइक्रोस्कोप? इट वाज इन्वेंटेड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। हम सिलेबस के साथ साथ नॉलेज भी इंक्रीज करेंगे अपना, जो भी हमें इम्पोर्टेंट होगा वो हम इसमें पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल माइक्रोस्कोप तो एंटोन वॉन ने कर दी, हमें पता चल गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर की थी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय ज़ेरियस and then who discovered or who invented?
इधर ऊपर लिख लेती हूँ ताकि आपको विजिबल हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये किसने डिस्कवर की थी? ये की थी नॉल एंड रुस्का। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड दिस माइक्रोस्कोप्स। तो अच्छा, हम बैक अपने पॉइंट पे आते हैं कि जो रॉबर्ट हुक थे वो स्टडी कर रहे थे। उन्होंने स्टडी किसके अंडर किया? सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क को स्टडी किया और फाउंड क्या किया? डेड सेल्स फाउंड किए। देन उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। ठीक है, कैसा था? इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया था। So he observed this type of structure under a microscope. Okay. Then उन्होंने क्या और भी काफी plants और भी काफी trees को study किया and then he combined his study into a book called as Micrographia. ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। किस बुक में उन्होंने लिखा था? माइक्रोग्राफिया बुक में उन्होंने अपनी हर स्टडी को लिखा था। ठीक है, ये वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन कई बार ऐसे नॉलेज के लिए आपको ये पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस बुक में अपनी स्टडी को लिखा था। ओके, अब ये तो आ गई उसकी डिस्कवरी। देन उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने भी स्टडी की एंड देन ही डिस्कवर्ड व्हाट? So Robert Brown उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर पाया जाता है और न्यूक्लियस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। ये बात किसने कही? रॉबर्ट ब्राउन ने कही। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसका? सेल का। सेल सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, देन रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका सेल थ्योरी। देखो, सेल थ्योरी जो है वो काफी एक, हाँ, सेल थ्योरी से पहले एक बात बता देती हूँ आपको। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, काफी सारी तो सेल जो है वो काफी सारे टाइप्स के स्ट्रक्चर हैं इसके। सो एक दो टाइप पढ़ लेते हैं कि एक तो इसकी क्यूबॉइडल शेप होती है। स्ट्रक्चर में आप बता रही हूँ, एक क्यूबॉइडल शेप, देन इरेगुलर शेप आप WBCs में देखोगे। WBCs मतलब वाइट ब्लड सेल्स। इसमें कैसी शेप होती है? इरेगुलर। देन elongated शेप, ये आप किसमें फाउंड करते हो? स्मूथ मसल सेल्स। इनके ये जो सेल्स होते हैं ये इलोंगेटेड शेप के होते हैं। ठीक है, और भी काफी सारी शेप्स होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आर फाउंड ऑफ सेल। तो इसके बाद आपका आ गया सेल थ्योरी। देखो, सेल थ्योरी जो है थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लाइडन और श्वानर ने। तो अभी हम सेल थ्योरी कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट होंगे वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, तो आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। सो कल हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।